देखो बेटा, तो क्लास +1 ਦੇ ਵਿੱਚ जो यूनिट नंबर 3 है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, उस दे विच आपां बेटा फ्रिक्शन का टॉपिक स्टार्ट किया है ना डिस्कस करना। तो हुण तक आपां ये गल क्लीयर कर चुके हैं कि जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन का मतलब इत्थे असीं कंसिडर कर रहे हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ਉਹਦੇ दो पार्ट्स है, स्टैटिक एंड काइनेटिक। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ਉਹਦੇ बारे आप पढ़ चुके हैं कि इट इज़ ए सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो अपलाइड फोर्स से डिपेंड करेगी। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है बेटा वो वेरी करती है फ्रॉम मिनिमम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू। और जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उन्होंने असी लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं ना। फिर आप कल उसके बाद लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी डिस्कस किए। तो बेटा अज आप हम स्टार्ट करन जा रहे हैं, देखो टर्म एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, जो बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, अगर आप इसके बारे गल करिए तो तुसी देखो बेटा कि एक्चुअली जो आप स्टार्टिंग दे विच लॉज ऑफ मोशन स्टार्ट किया सी तो एक पॉइंट डिस्कस किए सी वेरीअस फोर्सेस बारे। तो वेरीअस फोर्सेस दे विच बेटा तुसी देखिया सी कि एक टर्म आई सी कॉन्टैक्ट फोर्स, कि अगर दो ऑब्जेक्ट्स, दो सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट है ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, दैट इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन। और दूसरा बेटा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ फ्रिक्शन। तो ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਨਾਰਮਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, पर ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ अगर वो फ्रिक्शनलैस सरफेसिस है तो फिर फ्रिक्शन नहीं होएगी, अदरवाइज फ्रिक्शन भी एक्ट करेगी। हुण अगर असी जनरल गल करिए तो यदा मतलब अगर तुसी बुक नू टेबल के उपर रखिया वा तो प्रैक्टिकली कोई भी सरफेस फ्रिक्शनलैस नहीं है। तो अगर तुसी टेबल के उपर बुक नू प्लेस किया वा जिदा तुसी चेयर के उपर बैठे हैं है ना, तो जदों भी दो सरफेसिस आपस दे विच कॉन्टैक्ट च है तो जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है वो नॉर्मल रिएक्शन ते फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। नॉर्मल रिएक्शन ते फ्रिक्शन का रिजल्टेंट है। हुण बेटा इत्थे गल नूं समझना कि इनिशियली आपां गल स्टार्ट की है एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इसनूं सिंबल देता लैम्डा। तो सपोज थोड़े सामने आ एक सरफेस है, आ एक सरफेस है, रफ सरफेस है। हुण इस सरफेस के ऊपर बेटा आ बॉडी प्लेस, तो प्लेस करती है ना, तो टू बॉडीज आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। और एक्चुअली देखो डायग्राम की क्लैरिटी लई असी ये जो दो सरफेसिस है, दो बॉडीज है ना, एक सरफेस है एक ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ रखी बॉडी है, तो इन्हां दे विच जान के इंटेंशनली मैं गैप रखिया वा। प्रैक्टिकली दोनों कॉन्टैक्ट है, मैं नीचे लिखता ताकि थानू समझ आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो। तो ये जिहड़ी ऊपर वाली बॉडी है वो नीचे वाले सरफेस के नाल कॉन्टैक्ट है, बट डायग्राम की क्लैरिटी लिए मैं जान के इनू गैप रखिया वा। हुण बेटा क्योंकि ये दोनों कॉन्टैक्ट च, इस करके इस बॉडी के ऊपर आ जिहड़ी बॉडी है ये ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा
कांटेक्ट करके दिस वन। और दूसरा बेटा दोनों बॉडी और सरफेस दे विच जो फ्रिक्शन है वो भी एक्ट करेगी, पर वो फ्रिक्शन केड़ी होएगी अगर तो बेटा ये जिहड़ी बॉडी है अगर ये बॉडी सरफेस के ऊपर रेस्ट ते है तो फ्रिक्शन होएगी स्टैटिक फ्रिक्शन। और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होएगी वो असी गिवन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो निकाल सकते हैं, है ना। पर एक गल क्लियर है कि जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है जो सरफेस अपने ऊपर रखी हुई बॉडी के ऊपर लगाएगा वो किस तरफ स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी, जिस तरफ ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस टेंड्स टू मूव करने की कोशिश करेगी ओदे ऑपोजिट और कॉमन इंटरफेस दे टेंजेंशियली एक्ट करेगी। हुण बेटा ये जिहड़ी बॉडी है ये गिवन सरफेस दे नाल कॉन्टैक्ट है ना, फिजिकली ये नाल जुड़ी हुई है, ये दिमाग च रखना, मैं स्पेशली इसे करके लिखा इत्थे। हुण बेटा अगर ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस एक्चुअली मूव करेगी स्लाइड करेगी, फिर इस बॉडी के ऊपर जो सरफेस है वो केड़ी फ्रिक्शन लगाएगा, वो आएगी काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। हुण बेटा अगर हुण गल नूं समझियो, अगर एक बॉडी दूसरे सॉलिड सरफेस के नाल इन कॉन्टैक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन तो हमेशा एक्ट करेगा बॉडी के ऊपर ड्यू टू सरफेस नॉर्मल टू द कॉमन इंटरफेस। और अगर बेटा आप इत्थे लिख दिने आ कि ये जिहड़ी बॉडी है ये इस डायरेक्शन दे विच ऑन द वर्ज टू स्लाइड है, तो अगर ये कंडीशन है कि ये बॉडी सरफेस के ऊपर राइट साइड नो मूव करने के किनारे है, बस तैयार है, तो ओदा मतलब तुसी इंटरप्रिटेशन की करनी है कि एक्चुअली ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस रेस्ट दे है और ये बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस बेटा क्योंकि रेस्ट दे है तो फ्रिक्शन स्टैटिक होएगी, पर ऑन द वर्ज का मतलब है फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम होएगी और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा हुण बेटा गल नूं समझो, जदों आपां एंगल ऑफ फ्रिक्शन नोट करना तो आपां गिवन सरफेस के ऊपर प्लेस्ड जो बॉडी है ਉਹਦੇ ऊपर नॉर्मल रिएक्शन ते लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों का रिजल्टेंट निकालना वा। हुण आ जो नॉर्मल रिएक्शन ते लिमिटिंग फ्रिक्शन है जदों तुसी इन्हां दा रिजल्टेंट निकालोगे बेटा तो रिजल्टेंट कितना निकलेगा, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लई क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन ते नॉर्मल रिएक्शन दोनों दियां टेल्स कॉमन है तो पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गई। तो हुण बेटा अगर दो वैक्टर्स पैरेललोग्राम दियां दो एडजेसेंट साइड्स दे नाल रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो उन्हां दा रिजल्टेंट कौन दसेगा, जो डायगोनल है, केड़ा डायगोनल जो कॉमन टेल्स चो पास करेगा, तो दिस वन। हुण आ जो वैक्टर ब्लैक कलर का दिखाया ये एन और एफ एल का रिजल्टेंट है, तो इनू आपां कह दांगे नेट टोटल रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इनू असी लिख दिने आ एफ सी, एफ फोर्स सी कॉन्टैक्ट, तो टोटल फोर्स, टोटल कॉन्टैक्ट फोर्स, रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, नेट कॉन्टैक्ट फोर्स। हुण बेटा ये जिहड़ी रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है किहदा रिजल्टेंट है, नॉर्मल रिएक्शन ते लिमिटिंग फ्रिक्शन दा। नॉर्मल रिएक्शन ते लिमिटिंग फ्रिक्शन दा जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट नॉर्मल रिएक्शन दे नाल जिन्ना एंगल बनाएगा दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो है इट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंगल मेड बाय रिजल्टेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एंड लिमिटिंग फ्रिक्शन विद नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन ते लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन दे नाल जिन्ना एंगल बना रहा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हुण बेटा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है इहदी वैल्यू
जो है हुण तुहाडे सामने अगर आपां इस पॉइंट नूं ओ मान लईए, इस पॉइंट नूं ए मान लईए, इनू बी कर दईए, इनू सी करता, तो आ जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, तो एंगल लैम्डा के सामने ये परपेंडिकुलर है और आ बेस है। हुण परपेंडिकुलर जो है वो केड़ी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, एफ एल, और जो बेस है वो केड़ी फोर्स का मैग्नीट्यूड है, नॉर्मल रिएक्शन। तो टेन लैम्डा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। हुण सी बी की वैल्यू बेटा एफ एल है, ते ओ बी की वैल्यू एन है, बट एफ एल की वैल्यू आप निकाली सी म्यू एस एन, और एन कैंसल आउट हो गया। इट मीन्स जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो बेटा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के नाल रिलेटेड है। और कितना रिलेटेड है वो थानू पता लग गया, म्यू एस इज इक्वल टू टेन लैम्डा। अगर मान लो किसी न्यूमेरिकल च थानू एंगल ऑफ फ्रिक्शन दिता वा तो तुसी उत्थों कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, और अगर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिता वा तो तुसी एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, तो इस रिलेशन तो। सो ये तो है ऑल अबाउट एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हुण बेटा एक होर पॉइंट जो तुसी याद रखना वो है that is known as angle of repose. Now what is angle of repose? तो एंगल ऑफ रिपोज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ बेटा ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ देखो बेटा ਇਹਦੇ ਲਈ समझो, लिसन बेटा देखो ध्यान नाल देखियो। हुण थानू आ सरफेस नजर आ रहा, इस बॉक्स का टॉप, ठीक है, ये सरफेस है, और इस वक्त ये जड़ा सरफेस है ये होरिजोंटल है बेटा। आ जड़ा सरफेस है ये होरिजोंटल है, और मैं इस सरफेस नू जदों इस तरह करदा पिया, आ देखो बॉक्स नू टिल्ट कर रहा, तो तुसी की नोट कर रहे हैं कि जदों थोड़ा सरफेस इस तरह वा है ना होरिजोंटल, तो देखो और मैं डायग्राम बना के समझा रहा पुत कि अगर थोड़ा तो आ है होरिजोंटल डायरेक्शन है ना, आ होरिजोंटल है, तो अगर थोड़ा सरफेस इस तरह वा पुत तो ये लाल लाइन इस ब्लू लाइन के नाल एंगल बना रही है जीरो। तो इस लाल लाइन ये होरिजोंटल सरफेस है रेड कलर वाला, तो ये होरिजोंटल दे नाल जीरो एंगल बना रहा, मतलब इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जीरो है। पर अगर आप आ जड़ा सरफेस है इनू इस तरह इंक्लाइन करता इस तरह, तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज हो गया। अगर आप इस सरफेस नू होर ज्यादा इंक्लाइन करता तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होर वध गया। तो आप की कर रहे हैं, इस सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इंक्रीज कर रहे हैं। तो किसी भी इंक्लाइंड सरफेस का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बेटा वो कुछ भी हो सकता, 5 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री है ना, कुछ भी हो सकता एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो ये पॉइंट सानू दिमाग च रखना तुसी। तो हुण देखो आ बेटा थोड़ा होरिजोंटल सरफेस है, तो जो मैं इनू इस तरह टिल्ट करांगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नू मैं इंक्रीज कर रहा बेटा, ठीक है। हुण आ जड़ा सरफेस है, आ वाला सरफेस और आ जड़ी बॉडी है,
तो इन्हां दे विच बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है वो फिक्स्ड है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कादे ते डिपेंड करता, नेचर ऑफ मटीरियल ते रफनेस ते। तो आ जिहड़े दो गिवन सरफेसिस है उन्हां दे लई नेचर ऑफ मटीरियल भी फिक्स है, उन्हां दे लई रफनेस भी फिक्स्ड है। इस करके आ जिहड़ा सरफेस है और आ बॉडी है, इन्हां दोनों दे विच जिहड़ा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस ओ फिक्स्ड है। अच्छा हुण बेटा ध्यान दियो, देखो हुण अगर मैं इस सरफेस नू थोड़ा जिहा टिल्ट करदा बेटा, तो तुसी इहदे उपर रखी ऑब्जेक्ट ते ध्यान देना, तो नोट करना क्या ओ जदों मैं एंगल ऑफ इंक्लीनेशन नू इंक्रीज करांगा, क्या ये बॉडी है बेटा, होनी शुरू हुई है। इज एंगल ऑफ रिपोज। तो अगर थोड़े सामने आ एक इंक्लाइंड सरफेस है बेटा, ये इंक्लाइंड सरफेस है और आ इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आ थीटा वा, दिस इज थीटा। हुण अगर बेटा इस सरफेस के ऊपर रखी हुई बॉडी जो है वो दो के केसेस होने हैं, एक रेस्ट वाला एक मोशन वाला। तो हुण बेटा ध्यान दियो, अगर इस इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रखी हुई बॉडी नीचे नू अपने आप स्लाइड डाउन कर दी है, नीचे नू अपने आप स्लाइड डाउन, तो फिर आप कहना कि इस केस दे विच जो थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसकी वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज दे नालों ज्यादा वा, ग्रेटर देन वड्डी है। पर अगर बेटा थोड़े सामने एक इंक्लाइंड सरफेस है ना, और मान लो सपोज जिदा मैं गल समझाई कि तुसी इस इंक्लाइंड सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बदल सकते हैं, थोड़े को प्रोविजन है, थोड़े को वो मैथड है कि तुसी ਇਹਦਾ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन चेंज कर सकते हैं। हुण बेटा तुसी ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ एक गिवन बॉडी रखती, हुण अगर वो गिवन बॉडी उस सरफेस के ऊपर रखन ते बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं हो रही, अपने आप नीचे नू नहीं आ रही, ਇਹਦਾ मतलब उस वक्त इस बॉडी और इंक्लाइंड सरफेस दे विच जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, पहली गल। पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, किस दे बराबर है, वो तो एक रेंज दे विच लाई करती है। हुण बेटा तुसी की करना कि एक गिवन इंक्लाइंड सरफेस और ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ रखी बॉडी का एंगल ऑफ रिपोज लभना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो तुसी पता की करो, वो जिहड़ा इंक्लाइंड सरफेस है ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ बॉडी रख दो, जे वो बॉडी रेस्ट ते है ना, तो तुसी उस सरफेस नू थोड़ा जिहा हल्का जिहा टैप करो, टैप टैप समझते हैं ना, हाथ नाल थप थपाओ। तो अगर हल्का जिहा टैप करन ते वो रखी हुई बॉडी हल्की जी नीचे आने की कोशिश करती है, फिर तो असी कहना भी ये जिहड़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है ये एंगल ऑफ रिपोज के बराबर है। पर अगर मान लो तुसी इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर बॉडी रखी वो रेस्ट ते है और तुसी सरफेस नू हल्का जिहा बिल्कुल लाइटली, ज्यादा जोर नाल नहीं, लाइटली टैप करना, थपथपाना, तो अगर बॉडी बिल्कुल भी नहीं हिलदी तो तुसी की करना भी कहना भी हाले तो जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम तो घट है, तो तुसी की कर देना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नू थोड़ा जिहा इंक्रीज कर देना, और थोड़ा जिहा इंक्रीज करन तो बाद दोबारा बॉडी जिहड़ी है वो ऊपर रखी हुई है वो रेस्ट दे है, तो फिर सरफेस नू टैप करना। जो फिर टैप किया अगेन तुसी नोट किया कि बॉडी हिली नहीं, टैप करन तो बाद भी हल्की जी भी नहीं हिली, ਇਹਦਾ मतलब स्टिल स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो मैक्सिमम तो घट है। फिर तुसी हल्का जिहा होर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ਵਧਾਈ जाना, इदा करी जाना। कदों तक करी जाना बेटा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, कि जदों एक स्टेज इदा की आनी है कि इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर रखी हुई बॉडी अगर रहेगी रेस्ट ते है, पर जदों आप सरफेस नू हल्का जिहा टैप करांगे तो वो बॉडी नीचे नू सरकेगी, नीचे नू स्लाइड करेगी हल्का जिहा टैप करन ते। तो ਇਹਦਾ मतलब हुण बॉडी दे
सरफेस दे विच स्टैटिक फ्रिक्शन है और वो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम दे बराबर हो चुकी है। और अगर बराबर हो चुकी है इसका मतलब उस वक्त इस बॉडी और इंक्लाइंड सरफेस च लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और वो जी लिमिटिंग फ्रिक्शन है बेटा वो किस तरफ होएगी, तो थानू याद रखना वा तुसी कि अगर मैं इस केस च इस सरफेस नू टैप करदा और मैं देखदा कि ये बॉडी नीचे नू सरकदी है हल्की जही, तो इट मीन्स जो आ बॉडी और इस सरफेस दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन किधर नू होएगी बेटा, तो देखो कि आ जी बॉडी है अगर इसका मास m है तो इस बॉडी दे ऊपर एक तो फोर्स लग रही है वेट, दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स लग रही है नॉर्मल रिएक्शन। हुण आ जिहड़ा वेट है अगर आप ये कंपोनेंट्स बनाइए, क्यों बनाइए, क्योंकि ये जिहड़ा वेट है ना ये ना तो अलोंग द सरफेस है ना परपेंडिकुलर है, और आ एंगल्स दोनों बराबर है पुत। तो आ हो गया एम जी कॉस थीटा और आ हो गया एम जी साइन थीटा। हुण तुसी की देख रहे हैं कि आ जिहड़ी फोर्स है ये बॉडी नू नीचे लियाउण दी कोशिश कर रही है। और इस वक्त ध्यान दियो, इस वक्त जदों असी सरफेस नू टैप कीता सी है ना, तो आ वाली बॉडी थल्ले आने की कोशिश कर रही सी, हल्का जिहा सरक रही सी। तो इसका मतलब हुण इस बॉडी और इस सरफेस दे विच किहड़ी फ्रिक्शन है, स्टैटिक मैक्सिमम है। और उस स्टैटिक मैक्सिमम नू असी कहने आ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा किधर नू होनी है, जिधर नू बॉडी ने नीचे नू मूव करने की कोशिश करनी है उहदे ऑपोजिट। हुण बेटा अगली गल सुनो, तो अगर इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर आ इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड सरफेस और हॉरिजॉन्टल सरफेस जो एंगल है वो थीटा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। पर अगर थोड़े सामने जिहड़ा इंक्लाइंड सरफेस है उहदे ऊपर रखी हुई बॉडी टैप करन ते सरफेस नू नीचे आने की हल्की जी कोशिश करती है या हल्का जा नीचे आती है, तो इसका मतलब उस वक्त बॉडी और सरफेस दे विच लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो जिस वक्त बॉडी और इंक्लाइंड सरफेस लिमिटिंग फ्रिक्शन है उस वक्त जिहड़ा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है उन्होंने असी कहने एंगल ऑफ रिपोज। तो वो वाला एंगल ऑफ रिपोज है। तो अगर ये एंगल ऑफ रिपोज है तो आ थीटा भी फाई के बराबर होने करके इत्थे आपां इहनूं फाई लिखांगे ना पुत। और क्योंकि बॉडी दे ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन होए या स्टैटिक फ्रिक्शन, बॉडी इक्विलिब्रियम च है और इक्विलिब्रियम च होने करके बेटा वैल्यू किद्दां निकाली जाती है, तो वैल्यू निकाली जाती है इक्विलिब्रियम कंडीशन च। तो इस बॉडी ते चार फोर्सेस लग रही हैं ना, एक दो तीन चार, एक्चुअली आ दो जिहड़े है वो वेट के कंपोनेंट्स है। तो हुण आ जिहड़े कंपोनेंट्स और चार है इन्हां विचों आ दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन च है और आ अलोंग द सरफेस है, तो इन्हें इनू बैलेंस करना, तो n की वैल्यू हो जानी बेटा एम जी कॉस फाई और इन्हें इनू बैलेंस करना एफ एल की वैल्यू हो जानी है एम जी साइन फाई। और जदों आपां इन्हां नू डिवाइड करांगे डिवाइडिंग इक्वेजन 2/1, तो एफ एल बाय एन हो जाना tan फाई। बट एफ एल बाय एन की वैल्यू आप पिछे की, एफ एल होंगे म्यू एस एन, एन एन कट्टे जाने तो म्यू एस इज इक्वल टू tan फाई। तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ रिपोज है ना, तो उन्होंने आप कितना डिफाइन करांगे, एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंक्लिनेशन व्हेन the body placed on the inclined surface is on the verge to slide down। मतलब जिस वक्त इंक्लाइंड सरफेस दे ऊपर रखी हुई बॉडी ऑन द वर्ज टू स्लाइड डाउन है, अपने आप नीचे आने की तैयारी च है, पूरी तैयार है, मींस रेडी है, ऑन द वर्ज किनारे पे है, तो उस वक्त जो उस इंक्लाइंड सरफेस का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो बॉडी और सरफेस दे विच जो एंगल ऑफ रिपोज है उहदे बराबर है। हुण एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू भी म्यू एस से डिपेंड करती है ना। इसका मतलब कि इंक्लाइंड सरफेस और उहदे ऊपर रखी हुई बॉडी इन्हां दोनों दे विच जो एंगल ऑफ रिपोज है उहदी वैल्यू उन्हां दी जो नेचर ऑफ मटीरियल है प्लस रफनेस है वो डिसाइड करेगी। हुण बेटा जिहड़ा म्यू एस है वो tan फाई के बराबर भी है, जबकि पिछले केस चो म्यू एस tan लैम्डा के बराबर भी है।
तो क्योंकि म्यू एस टैन फाई के बराबर भी है तो फाई एंगल ऑफ रिपोज है तो म्यू एस टैन लैम्डा के बराबर भी है, लैम्डा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, तो यदा मतलब फाई और लैम्डा न्यूमेरिकली इक्वल है। तो ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ +1 ਚ ਕਿ डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज शो दैट बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना, तो इन्हें आना ही होंगे, मैक्सिमम चांसेस है। तो ये प्रूव हो गया। तो अगर सानू कोई कहे डिफाइन एंगल ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन एंगल ऑफ रिपोज एंड शो दैट बोथ आर न्यूमेरिकली इक्वल, तो दोनों को डिस्कस कर देना। हुण बेटा ਇਹਦਾ मतलब अगर ਤੁਹਾਨੂੰ किसी न्यूमेरिकल एंगल ऑफ रिपोज गिवन है तो इट मीनस ਤੁਹਾਨੂੰ एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी पता वा बराबर ही है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी निकाल सकते हैं स्टैटिक। और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन पता वा बिटवीन बॉडी एंड सरफेस तो तुसी एंगल ऑफ रिपोज या एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हो। तो ये रिजल्ट भुलना नहीं है। हुण एंगल ऑफ रिपोज की इंपॉर्टेंस की है बेटा, गल नूं समझो। हुण मान लो थोड़े सामने जिहड़ी गिवन सरफेस है तो गिवन बॉडी है, तो उन्होंने मटीरियल की नेचर भी उन्होंने मटीरियल का केड़ा वा प्लस उन्होंने रफनेस है सरफेसिस की वो डिपेंड करनी है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, अपना एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू है ना, क्योंकि म्यू एस से डिपेंड करती है, म्यू एस इन्होंने फैक्टर्स से डिपेंड करता। हुण बेटा अगर थानू बॉडी और गिवन सरफेस पता वा तो यदा मतलब उन्होंने दोनों के विच म्यू एस भी फिक्स है, लैम्डा भी फिक्स है, फाई भी फिक्स है। लैम्डा कहने का मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो फाई कहने का मतलब एंगल ऑफ रिपोज। हुण अगर मान लो एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू है से 20 डिग्री, तो 20 डिग्री है ना, तो अगर थोड़े सामने आ जी बॉडी है तो आ सरफेस है और ये ऊपर रखी बॉडी है, इन्हों का एंगल ऑफ रिपोज है 20 डिग्री। तो वह मतलब है कि आ जी बॉडी है ये मूव नहीं करेगी पर ये कितने है ऑन द वर्ज टू स्लाइड डाउन, तो इस बॉडी और सरफेस फ्रिक्शन FL होएगी। पर अगर बेटा आही सरफेस है और आही बॉडी है सेम, पर आ जड़ा एंगल है थीटा ये फाई तो घट है, मतलब मान लो यदी वैल्यू 15 डिग्री है या 18 डिग्री है, इतने 20 है ना फाई, तो यदी वैल्यू फाई तो घट है। मान लो 19 डिग्री है, 18 डिग्री है, 17 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो उस केस दे विच आ जिहड़ी बॉडी है वो रेस्ट ते रहेगी। और रेस्ट ते केड़ी फ्रिक्शन होएगी बेटा, स्टैटिक होएगी। हुण लिमिटिंग नहीं होएगी, लिमिटिंग तां होनी है अगर आ थीटा फाई दे बराबर है। जे फाई तो घट है तो बॉडी रेस्ट पे है और स्टैटिक फ्रिक्शन है। और अगर बेटा इसे केस च अगर थीटा की वैल्यू फाई तो ज्यादा वा, मान लो आ जड़ा इंक्लीनेशन है असी 21 डिग्री करता या 22 डिग्री या 30 डिग्री, तो उस केस दे विच आ जड़ी बॉडी है ये हुण सरफेस ते रखन ते रेस्ट ते नहीं रहेगी, स्लाइड्स डाउन नीचे नू आएगी। तो यदा मतलब इस बॉडी और सरफेस की केड़ी फ्रिक्शन होएगी, काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन होएगी। तो हुण बेटा जो एंगल ऑफ रिपोज है वो एक्चुअली एक फिक्स्ड वैल्यू है, किहदे ते डिपेंड करती है कि जिहड़ा इंकलाइंड प्लेन है वह मटीरियल ते उहदे उपर रखी बॉडी दे मटीरियल प्लस दोनों के सरफेसिस जिहड़े कॉन्टैक्ट है उन्होंने रफनेस की कंडीशन ते डिपेंड करती। तो जिहड़ा एंगल ऑफ इंक्लीनेशन है उन्होंने तुसी बदल सकते हैं, है ना। तो अगर थोड़ा एंगल ऑफ इंक्लीनेशन एंगल ऑफ रिपोज तो लैस दैन है या बराबर है तो उस सरफेस के ऊपर रखी बॉडी रेस्ट ते ही रहेगी। पर अगर थोड़ा एंगल ऑफ इंक्लीनेशन एंगल ऑफ रिपोज तो ज्यादा वा तो उस इनक्लाइंड सरफेस से रखी हुई बॉडी अपने आप नीचे नू स्लाइड डाउन करेगी। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिहड़े तुहानू समझ होने चाहिए। हुण बेटा अगर आप इस डिस्कशन नू अगे एक्सटेंड करिए तो देखो कि हुण तक आप डिस्कस कर चुके हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ जी बेटा, 90 होएगी वो तो। हुण देखो जदों तुसी बेटा गल करते हैं
एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ਉਹਨਾਂ ਦਾ रिलेशन विद कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये कंप्लीट हो गया पोर्शन, इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स ਲਈ भी, कंसैप्चुअल ਲਈ भी एंड आर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू तो भी। पर हुण ਜਿਹੜੀ अगली गल ਆਪਾਂ ਕਰਨ जा रहे हैं बेटा वो है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि अगर बॉडी गिवन सरफेस के उपर रेस्ट ते है, ठीक है, तो जो आप उस बॉडी के उपर एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो कुछ लिमिट तक तो वो बॉडी रेस्ट ते ही रहती है, बट उस तो बाद वो एक्चुअली मूव करना शुरू करती है। तो जो कोई बॉडी सॉलिड सरफेस के उपर एक्चुअली मूव करेगी, एक्चुअली स्लाइड करेगी, तो उस वक्त जो उस बॉडी और सरफेस दे विच फ्रिक्शन है दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन। और जो डायनामिक फ्रिक्शन है या स्टैटिक फ्रिक्शन है बेटा, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो आ देखो हुण अगेन टू सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। गैप सिर्फ डायरेक्शन ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਲਈ मैं दिखाया, अदरवाइज कॉन्टैक्ट है। ਹੁਣ बेटा ध्यान ਦਿਓ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ बॉडी है इस सरफेस ਦੇ ਨਾਲ कॉन्टैक्ट है। ਹੁਣ देखो ਹੁਣ अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहे कि ये ਜਿਹੜੀ बॉडी है ये इस सरफेस ਦੇ ਉੱਪਰ इस डायरेक्शन च स्लाइड कर रही है, इस डायरेक्शन एक्चुअली कर रही है, तो उस केस दे विच बेटा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो किस तरफ होएगी बेटा। हुण देखो बेसिकली जेड़ा सरफेस है वो अपने नाल कॉन्टैक्ट बॉडी दे सरफेस ते फ्रिक्शन लगाएगा केड़ी, अगर वो बॉडी सरफेस के अकॉर्डिंगली मोशन च है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन। और किधर नू लगाएगा बेटा, तो फ्रिक्शन चाहे स्टैटिक है चाहे काइनेटिक है पुत्र, गल नू सुनो, वो हमेशा जिस तरह नॉर्मल रिएक्शन हमेशा जिहड़ा दो बॉडीज दे विच कॉमन इंटरफेस है वो परपेंडिकुलर एक्ट करना, उसी तरह नाल जो स्टैटिक फ्रिक्शन है या काइनेटिक फ्रिक्शन है उन्हें हमेशा अलोंग द टेंजेंट टू द कॉमन इंटरफेस एक्ट करना। पर करना किधर नू है, स्टैटिक दे विच तां बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस जिधर नू जान की कोशिश कर रही है उहदे ऑपोजिट, और काइनेटिक दे विच जिहड़ी बॉडी है वो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस जिधर नू एक्चुअली जा रही है उहदे ऑपोजिट होएगी काइनेटिक फ्रिक्शन। सो इहदा मतलब हुण इस डायग्राम दे विच आ सरफेस है बेटा और आ बॉडी है, और आ बॉडी की कर रही है, एक्चुअली स्लाइड कर रही है इस तरफ, तो आ बॉडी इस सरफेस के अकॉर्डिंगली राइट नू जा रही है, तो जिहड़ी फ्रिक्शन है वो एक तो काइनेटिक है और कितनी है एफ के दे बराबर, और किस तरफ है आ जिहड़ा कॉमन इंटरफेस है उहदे टेंजेंशियल और इहदे ऑपोजिट। और इस तो इलावा इस बॉडी के ऊपर बाकी फोर्सेस तो इलावा वेट भी एक्ट करना है ना, और नॉर्मल रिएक्शन भी आना वा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन किस तरफ होएगी वो आप डिस्कशन की है। हुण जिहड़ी काइनेटिक फ्रिक्शन है ना बेटा, इहदा जिहड़ा मैग्नीट्यूड है, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है एफ के, इसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। पर जदों आपां काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी है तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी म्यू के लिखना बेटा, उत्थे म्यू एस लिखिया सी, तो जिहड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन जिहड़ा इत्थे म्यू के है दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो कौन डिसाइड करेगा, नेचर ऑफ सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट भी कितनी रफनेस है प्लस नेचर ऑफ देयर मटीरियल्स। तो हुण बेटा अगली गल सुनो कि जिस तरह आप देखिया
कि एक गल नूं ध्यान नाल सुनियो, हुण जिहड़ी मैं स्टेटमेंट बोलन लगा कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सैल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इक्विलिब्रियम कंडीशन तो निकालनी पैंदी है, तो वो फिक्स नहीं है, ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड वो डिपेंड करता कंडीशन ते। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू बेटा 0 होंदी है ते मैक्सिमम वैल्यू जिहड़ी है वो लिमिटिंग के बराबर होएगी। और दो सरफेसिस जिहड़े आपस च कॉन्टैक्ट है उन्हां दी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकालण लई हमेशा तुसी केड़ा फार्मूला यूज करना, म्यू एस एन, ठीक है। पर जदों तुसी दो सरफेसिस जिहड़े कॉन्टैक्ट है अगर उन्हां च काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी है तो फार्मूला यूज करना म्यू के एन। तो म्यू एस कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, म्यू के कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, दोनों च फर्क है। प्रैक्टिकली म्यू के दी वैल्यू हमेशा म्यू एस तो लैस दैन होंदी है। इदा क्यों, वो भी मैं हुणी दसदा थानू। म्यू के दी वैल्यू लैस दैन म्यू एस होंदी हमेशा। पर हुण गल नूं सुनियो पुत्त, जो गल नूं ध्यान नाल सुनियो, जदों भी तुसी लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालनी है बिटवीन टू सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट तो तुहाडे दिमाग च किहड़ा फार्मूला आना, म्यू एस एन। जदों भी तुसी दो सरफेसिस जिहड़े कॉन्टैक्ट च है उन्हां च काइनेटिक फ्रिक्शन निकालनी है तो म्यू के एन, ठीक है। और थानू पता लग जाना वा है ना भी केड़ी फ्रिक्शन निकालनी है सिचुएशन तो, कंडीशन गिवन तो। अच्छा, और म्यू के दी वैल्यू हमेशा म्यू एस तो घट है। क्लीयर क्यों है वो मैं हुणी दसन लगा। पर हुण जिहड़ी मैं गल करन लगा सी कि जो बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमेशा लैस दैन होंदी है, घट होंदी है, क्योंकि तुसी देखो दोनों फार्मूला च एन इन्वॉल्व है, पर म्यू के और म्यू एस च फर्क है। म्यू के हमेशा म्यू एस तो घट होएगा। हुण जिहड़ी मैं गल दसन लगा, जदों भी तुहाडे सामने फ्रिक्शन बेस्ड न्यूमैरिकल है तो थानू दो तरह के कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिते होंगे, एक स्टैटिक एक काइनेटिक, एक म्यू के एक म्यू एस। जिहड़ा म्यू के है वो एफ के निकालन च यूज होना, जिहड़ा म्यू एस है वो एफ एल निकालन च यूज होना, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन तो आंदी है, एफ एल की वैल्यू म्यू एस तो निकलनी है, याद रखो। तो जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है पुत्त, ओदी वैल्यू हमेशा एफ एल के बराबर नहीं है, एफ एल तो घट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन मिनिमम 0 भी हो सकती है। तो एफ एल जो है वो गिवन सरफेसिस लिए फिक्स्ड है, बट एफ एस की वैल्यू एफ एल तो या घट होएगी या बराबर हो सकती है, पर हमेशा बराबर होए जरूरी नहीं है। तो आ दोनों फार्मूला फर्क है, तो ये ध्यान रखना जे चाहते आपां कि कंपीटीशन लई या वैसे वधिया परफॉर्म करिए फिजिक्स च, तो ये पॉइंट्स नूं भुलना नहीं है। हुण मैं गल कर रहा सी कि अगर तुहाडे सामने एक न्यूमैरिकल है, उस न्यूमैरिकल दे विच तुहानूं गिवन है सिर्फ उन्हें लिखिया कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उन्हें कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं दिता, ना ही कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिता वा, सिर्फ कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वर्ड यूज किया। तो फिर उस न्यूमैरिकल च बेटा तुसी जिहड़ा म्यू है कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ओनू एफ के निकालन च भी यूज कर सकते हैं, एफ एल निकालन च भी। पर अगर तुहानू न्यूमैरिकल दे विच कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिता वा और कॉफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी सैपरेटली दिता वा, फिर एफ के निकालन लई म्यू के और एफ एल निकालन लई म्यू एस यूज होना। बट अगर कला कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिता वा फिर तुसी उसनू एफ के एफ एल दोनों जगह पे यूज कर सकते हैं, ये तुहाडे कोल लिबर्टी होएगी। तो ठीक है ना, ये ध्यान च रखनी गल। हुण बेटा हुण आपां जिहड़ी डिस्कशन कंप्लीट कीती है इत्थे फ्रिक्शन दे बारे, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਐਫ ਐਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਕਿ ਅਗਰ
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ, ਸਪੋਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਤੇ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਲਾਈਡਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੈ, ਸਟੈਟਿਕ ਐਂਡ ਕਾਈਨੈਟਿਕ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਫ ਅਪ ਟੂ ए स्ट्रेट लाइन आएगा, क्यों? क्योंकि ए बेसिकली स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जितना आप अप्लाइड फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, बॉडी अगर रेस्ट ते रहती है तो इट मीन स्टैटिक फ्रिक्शन भी ਉਹਦੇ अकॉर्डिंगली चेंज हो रही है, तो वो ग्राफ आ जाएगा O तो A तक स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ A है बेटा ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਲਿਮਿਟਿੰਗ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਡੀ ਔਰ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਹਮੇਸ਼ਾ मतलब एक बारी बॉडी मोशन च सैट हो गई, स्लाइड होनी शुरू हो गई है ना, स्लाइड करनी शुरू करती, तो उस बॉडी और सरफेस दे विच जिहड़ी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो फिक्स है, वो नहीं बदलनी, वो नहीं इंक्रीज होनी, फिर जिन्नी मर्जी फोर्स लगाई जाओ काइनेटिक फ्रिक्शन सेम ही रहनी है। पर एक गल बड़ी क्लीयर है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जिहड़ी है FK ब्लू कलर की, ਇਹਦੀ वैल्यू लिमिटिंग तो घट है, इस डॉटेड लाइन के नीचे है। पर हुण गल सुनो, हुण बेटा ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ FL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਲੈਗ? ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਜੋ ਬੇਟਾ ਕਾइनेटिक फ्रिक्शन है ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਿਕਸਡ ਹੈ, मतलब ਜਿੱਦਾਂ स्टैटिक फ्रिक्शन ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਸੀ, ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की नेचर पोजेस करती है, पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दो सरफेसिस लिए फिक्स्ड है, जेडे दो सरफेसिस कॉन्टैक्ट है ना उन्होंने लिए फिक्स्ड है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अप्लाइड फोर्स से डिपेंड नहीं करेगी। तो हुण बेटा अगली गल देखो, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमेशा लैस दैन है, पर जिहड़ी स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 तो FL ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ FK ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਟੈਟਿਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ 0 ਹੈ ਤਾਂ FK ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। तो कहने का मतलब यह है कि आ सारे पॉइंट्स ਦੇ ਲਈ आ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੈਟਿਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ FK ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ, आ गल नूं कंफ्यूज नहीं करना, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन तो घट है, बट फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जिहड़ी है वो स्टैटिक फ्रिक्शन तो ज्यादा भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है, घट भी हो सकती है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन तो हमेशा लैस है। तो ये लिमिटिंग वर्ड ते स्टैटिक फ्रिक्शन कंफ्यूज नहीं करना, क्योंकि लिमिटिंग का मतलब है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमेशा FK घट होना वा, बट अदरवाइज बाकी जिहड़ियां स्टैटिक फ्रिक्शन दी वैल्यूज है उन्हां तो FK दी वैल्यू ज़्यादा भी हो सकती, बराबर भी हो सकती, घट भी हो सकती, पर लिमिटिंग तो हमेशा लैस दैन होना। तो ये जिहड़ा फर्क है फ्रिक्शन ते कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों च की फर्क है कि म्यू के हमेशा म्यू एस तो लैस दैन है, बट FK दी वैल्यू FS दे बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, FS तो घट भी हो सकती है, बट FK दी वैल्यू FS मैक्सिमम जिन्हों लिमिटिंग फ्रिक्शन कहने हैं वो तो हमेशा लैस दैन होएगी। सो ये पॉइंट्स है जिहड़े तुसी इस ग्राफ तो समझने हैं, याद रखने हैं, ये ग्राफ ड्रॉ करना आ सकता है। हुण बेटा ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन जो है
कि एक्चुअली तुसी भी जिस तरह समझते हैं कि जो फ्रिक्शन है ਉਹਦਾ कारण रफनेस है, क्योंकि कोई भी जिहड़ा सरफेस है ना बेटा प्रैक्टिकली विद नैकेड आईज अखां दे नाल देखण नूं जिहड़ा सरफेस तुहानूं बड़ा ही समूथ लगदा वा, ਉਹਦੇ ਤੇ हथ लगाइए तो बड़ा समूथ फीलिंग दिंदा वा, ईवन उस सरफेस नूं जदों असीं अंडर हाई रिजॉल्विंग माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वह उबड़ खाबड़ है, उबड़ खाबड़ उच्चा नीवा है। ठीक है, तो हुण बेटा कोई भी जिहड़ा सरफेस है चाहे वह देखण नूं काफ़ी रफ लगे सानूं, ठीक है, तो चाहे अखां नाल देखण नूं समूथ लगे, पर वो प्रैक्टिकली जे आपां गल नूं समझीए तां इन रियलिटी वो उबड़ खाबड़ है। मतलब ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। मतलब कोई भी ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ, कोई भी ਸਰਫੇਸ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਦਾਂ ਦਾ। ठीक, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, प्रोजैक्शंस और ये डिप्रैशंस है ना। हुण जदों तुसी इहदे उपर दूसरा सरफेस रखिया बेटा, तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन वो कहती है कि जदों तुसी दो सरफेसिस नूं आपस दे विच फिजिकली कॉन्टैक्ट च लिआने आ ਤਾਂ दोनों ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੀਆਂ जो प्रोजैक्शंस ਤੇ डिप्रैशंस है वो आपस ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरलॉक हो ਜਾਂਦੀਆਂ, मतलब फस ਜਾਂਦੀਆਂ। और ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਲॉकिंग हो गई है ना, वो फ्रिक्शन ਦਾ रोल प्ले करती है, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ फ्रिक्शन। ਹੁਣ अगर बेटा ਇਹ ਗੱਲ पूरी तरह नाल ट्रू होए, पूरी तरह नाल, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ उम्मीद करते हैं कि अगर ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ 올ਡ ਥਿਊਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲॉकिंग ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ मूव ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। तो अगर ये गल पूरी तरह नाल ठीक है तो की होना चाहिए सी बेटा कि जदों आपां इन्हां सरफेसिस नूं ग्राइंड करके इन्हां दियां प्रोजैक्शनस डिप्रैशनस नूं फिल करके इन्हां नूं स्मूथ करते हैं, मतलब असी सरफेसिस नूं पूरी तरह नाल ग्राइंड करना शुरू करता, तो असी इन्हां दी पूरी तरह नाल आइडियली स्मूथ करता। लैफ्ट साइड पे देखो, हुण अगर प्रोजैक्शनस ते डिप्रैशनस बिल्कुल खत्म हो गई तो असी इत्थे वर्ड यूज करना परफेक्टली स्मूथ सरफेसिस। तो परफेक्टली स्मूथ सरफेसिस दे विच बेटा फ्रिक्शन की होनी चाहिए है, जीरो, जीरो। तो अगर फ्रिक्शन का कारण प्रोजैक्शनस ते डिप्रैशनस दे विच बनन वाली इंटरलॉकिंग है, तो ਜਿਹੜੇ परफेक्टली स्मूथ ਸਰਫੇਸਿਸ है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि प्रोजैक्शंस ਤੇ डिप्रैशंस बिल्कुल नहीं है तो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ इंटरलॉकिंग नहीं बनेगी, तो फ्रिक्शन जीरो होनी चाहिए है। पर जदों प्रैक्टिकली असी नोट करते हैं बेटा, हुण देखो अगर तुहाडे कोल दो रफ सरफेसिस है ना, अगर रफ सरफेसिस है उन्होंने एक दूजे के उपर रखो तो फ्रिक्शन नोट करिए। उस तो बाद आपां उन्हां सरफेसिस नूं, रफ सरफेसिस नूं ग्राइंड करके पॉलिश करके स्मूथ बनाना शुरू करता है ना, स्मूथ बनाना, पॉलिश करके स्मूथ बनाना शुरू करता। तो शुरू च स्टार्टिंग च जदों तुसी उन्हां नूं पॉलिश करके स्मूथ करना शुरू किया तो बेटा स्टार्टिंग च थोड़ी देर लई तो फ्रिक्शन घटेगी, डिक्रीज करेगी, तो सानू लगेगा कि ओल्ड थ्योरी बिल्कुल ठीक हो रही है। पर जदों आपां उस थोड़ी जी पॉलिशिंग तो बाद उन्होंने पॉलिश करना शुरू करता 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 जिदा जिदा वो स्मूथनैस वध रही है तो शुरू च फ्रिक्शन घटती है, बट एक पर्टिकुलर स्टेज तो बाद ज़्यादा स्मूथनैस के आन करके फ्रिक्शन जी है हुण घट नहीं रही,
उल्टा इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है, ਵਧਣੀ शुरू हो जाती है। और ਜਦੋਂ दो ਸਰਫੇਸਿਸ पूरी तरह नाल परफेक्टली ਸਮੂਥ हो जाते हैं, ਜਿੱਦਾਂ कि लैफ्ट साइड ਤੇ ਤੁਸੀਂ देख रहे हैं, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि फ्रिक्शन ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਏਗੀ, पर ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाती है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ओल्ड थ्योरी है वो इस गल ਨੂੰ एक्सप्लेन नहीं कर पाती भी इदा क्यों हो रहा, क्योंकि ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਤਾਂ ਵੈਰੀ ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ परफेक्टली ਸਮੂਥ ਸਰਫੇਸਿਸ है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रिक्शन ਜ਼ੀਰੋ होनी चाहिए है। तो हुण बेटा तो एक्चुअली हुण इस थ्योरी नू फिर असी रिप्लेस किया विद न्यू थ्योरी। न्यू थ्योरी कहती है बेटा कि एक्चुअली जदों तक सरफेसिस दे विच रफनेस ज़्यादा वा ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇੰਟਰਲੌਕਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਪਰ 올ਡ ਥਿਊਰੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਥਨੈਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਐਪਰੈਂਟ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ। तो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ दो ਸਰਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਊ ਥਿਊਰੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਟਾ दो ਸਰਫੇਸਿਸ एक्चुअली कॉन्टैक्ट च है, उत्थे दोनों के एटम्स ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस के एटम्स इन्ने नज़दीक आ जाते हैं, नज़दीक नेड़े, कि उन्हां दे विच एक बॉन्डिंग पैदा हो जाती है। और वो जिहड़ी बॉन्डिंग है उन्होंने असी नाम दिंदे आ कोल्ड वेल्डिंग। वेल्डिंग का मतलब तो जोड़ना ही है, कोल्ड वेल्डिंग, क्योंकि वैल्ड करने लिए असी नॉर्मली चीज़ को गर्म करते हैं, पर यह वैल्डिंग नॉर्मल टैंपरेचर तो ही हो गई भी ये लिए गर्म करने की लोड़ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन च ही हो गई है ना, बिना टैंपरेचर इंक्रीज किए ही वैल्ड हो गए। हुण ये वैल्डिंग का कारण एक्चुअली की है कि जिहड़े ऊपर वाला एटम और नीचे वाले एटम है ना, ऊपर वाले एटम को भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, नीचे वाले को भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो नीचे वाले का पॉजिटिव चार्ज ऊपर वाले के नैगेटिव नाल इंटरैक्ट करता, और ऊपर वाले का पॉजिटिव चार्ज नीचे वाले के नैगेटिव नाल इंटरैक्ट करके इलैक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो जाती है। मतलब आ जिहड़े सर्कल किए हुए एरियाज है ये एक्चुअली इत्थे दो सरफेसिस आपस च बिल्कुल इन्ने करीब आ चुके हैं, नेड़े हो चुके हैं कि उन्हां दे एटम्स दे विच जिहड़े चार्जिस है उन्हां दे विच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा हो गई और उहदे करके वो आपस च जुड़ गए। हुण बेटा तुसी नोट करो, तो इहदा मतलब न्यू थ्योरी कहती है कि जदों दो सरफेसिस आपस च कॉन्टैक्ट च रखे जाते हैं तो उन्होंने विच फ्रिक्शन के पैदा होने का कारण की है कि जिथों दोनों सरफेसिस काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, एक्चुअली कॉन्टैक्ट आ चुके हैं, उत्थे उन्होंने चार्जिस दे विच जो अट्रैक्टिव फोर्स पैदा होती है उहदे करके कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है, तो वो कारण बनता फ्रिक्शन का। हुण बेटा जिन्ना ज़्यादा एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होएगा उन्ना ज़्यादा बॉन्ड्स बननगे, उन्ने ज़्यादा एटम्स एक्चुअली नेड़े आएंगे ऊपर और नीचे दे, और उन्नी ज़्यादा फ्रिक्शन होएगी। और इसे करके अगर थोड़े सरफेसिस पूरी तरह नाल समूथ है, परफेक्टली समूथ, तो तुसी नोट की करते हैं पुत कि जिहड़ा एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो मैक्सिमम हो जाता सारा एपरेंट के बराबर, और फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाती। तो ये कारण है जो फ्रिक्शन का कारण है ना। तो न्यू थ्योरी ने पूरा एक्सप्लेन किया कि जदों दो सरफेसिस रफ है, काफ़ी रफनेस ज़्यादा वा, फिर तो प्रोजैक्शनस ते डिप्रैशनस दे करके ही फ्रिक्शन है, पर जदों सर्टन लिमिट तो ज़्यादा समूथनेस आ जाती है तो फिर जो फ्रिक्शन का कारण है
वो ऊपर और नीचे वाले दे एटम्स की कोल्ड वेल्डिंग करके है और वो डिपेंड करती है एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हुण बेटा जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ना वो डिपेंड करता वा नॉर्मल रिएक्शन ते। जिन्ना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होएगा उन्ना एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी ज्यादा होएगा और जब तक नॉर्मल रिएक्शन सेम रहेगा तो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट च कोई फर्क नहीं पैना चाहे एपरेंट एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बदल जाए जिदा कल गल समझाई सी। तो ये बेटा कारण है। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰजेस ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਸ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ। तो ਇਹਦਾ मतलब जो न्यू थ्योरी है वो कहती है कि फ्रिक्शन का कारण की है चार्जेस दे करके फोर्स और चार्जेस दे करके फोर्स ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इट मींस जो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ना ਉਹਦੇ करके फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन का बेस कारण ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है क्योंकि साडा ਜਿਹੜਾ जिस दुनिया 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ हर मटीरियल चार्जेस ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ इसे करके हर ਸਰਫੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ फ्रिक्शन ਹੁੰਦੀ है। और ईवन सिर्फ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स फ्रिक्शन का ही कारण नहीं है बेटा। ईवन जी स्ट्रैच्ड स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है या नॉर्मल रिएक्शन है ना या स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स है वो बारे हाले नहीं पढ़िया आप। तो ये सारा कुछ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस करके है। तो सिर्फ वेट जोड़ा वा बॉडी का वेट है वो ग्रेविटी करके है बाकी टेंशन नॉर्मल रिएक्शन फ्रिक्शन ये इन्हां दा बेसिक कॉज इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और अगर तुहानू कोई कहे कि मान लो तुहाडा जिन्ना भी मटीरियल है असी सारे अगर आप बने हुए हैं एटम्स तो बेसिकली और एटम के अंदर इलैक्ट्रॉन भी है प्रोटॉन भी है चार्ज पार्टिकल भी है नाल न्यूट्रॉन भी है। पर अगर मान लो तुहानू कोई कहंदा कि अगर तुसी सारे बने हुंदे न्यूट्रॉन्स दे मतलब तुहाडे एटम्स दे विच इलैक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं हुंदे तो यदा मतलब फिर फ्रिक्शन नहीं सी होनी उस वेले है ना क्योंकि फ्रिक्शन का कारण इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। सो ये पॉइंट नू याद रखना। अच्छा फिर बेटा थोड़े दिमाग च जिहड़ी क्वेरी आ सकती है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो काइनेटिक तो घट क्यों है बेटा। तो उसका कारण तुसी समझ सकते हैं बेटा जदों एक सरफेस के उपर दूसरा सरफेस रेस्ट ते है जदों एक सरफेस के उपर दूसरा सरफेस रेस्ट ते है ना तो यदा मतलब ऊपर और नीचे वाले दोनों एटम्स नू मैक्सिमम टाइम मिल गया बॉन्ड्स बनाने लई। हुण ये उदां ही है भी जिद्दां मान लो अगर तुसी इक्को स्कूल दे विच है ना तुसी 10 साल तो पढ़ रहे हैं तो उस केस दे विच थोड़े जो फ्रेंड सर्कल है ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि थानू 10 साल का स्पैन मिल गया स्टूडेंट्स के नाल बाकी स्टूडेंट्स के नाल इंटरैक्ट करन दा। पर अगर मान लो तुसी जिहड़े आ वो हर साल स्कूल बदल लैने आ ना चेंज कर लैने आ तो तुहाडे फ्रेंड सर्कल च उन्ने दोस्त नहीं होने। क्यों नहीं होने क्योंकि थानू किसी दे नाल इंटरैक्ट करन दा पूरी तरह नाल जिन्हों आपां कहने आ फास्ट फ्रेंड्स वो घट जाने आ। क्यों क्योंकि थानू इंटरैक्ट करन दा टाइम नहीं मिल रहा कि जदों तुसी एक साल एक क्लास एक स्कूल च लगाया तो वो जो फ्रेंड सर्कल हाले डिवेलप होना शुरू ही होया सी तुसी दूसरी जगह चला गए तो वो नाल वो खत्म हो गया पिछला अगला जुड़ गया ना। तो वह मतलब जदों एक बॉडी दूसरी बॉडी के उपर रेस्ट ते है तो उन्होंने सफिशेंट टाइम मिल जाता आपस च बॉन्ड्स बनाने का मैक्सीमम। तो जदों एक बॉडी दूसरे सरफेस से मोशन च है मूव कर रही है तो फिर बॉन्ड बनी जाते नाल टुटी भी जाते हैं पर ज़्यादा बॉन्ड डिवेलप करने का टाइम नहीं ना मिलता तो उन्हें मूव करी जाना। इस करके जी काइनेटिक फ्रिक्शन है वो लिमिटिंग तो हमेशा घट होंगी है। तो ये पॉइंट नू याद रख लेना सिर्फ थोड़े लिए है पूछना नहीं किसी ने। तो ये है बेटा रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन ओल्ड भी तो न्यू वन भी। सो